जय हिंद। मैं सुनील यादव। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी एमपीपीएससी के द्वारा अभी दी गई है, उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सहायक कुल सचिव के पद आए हुए हैं। लगभग 13 पद हैं कुल। आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटे गए हैं और लगभग सभी के लिए है, सभी कैटेगरी में, भले ही एक पोस्ट में हो, दो पोस्ट में, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो सिलेबस है, पोस्ट वगैरह हैं, वेतनमान इत्यादि जो विषय हैं इससे संबंधित, उन पर बात करेंगे। कुछ इससे जुड़े हुए ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकते हैं, उन पर बात करने का प्रयास करेंगे। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ही इसके बारे में आप जान लें, पोस्ट नेम क्या बताया गया, सहायक कुल सचिव। इसका जो वेतनमान है वो ध्यान रखिएगा, डीएसपी लेवल का, डीसी लेवल का है। बहुत ही अच्छा वेतनमान कहलाता है, 5400 ग्रेड पे। अर्थात अगर आपका इसमें हो जाता है तो मान के चलिए कि आपको उस लेवल का वेतनमान मिलेगा। डेजिग्नेशन आपका कहलाएगा राजपत्रित, आप अधिकारी कहलाने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि जो इसका एग्जाम का पैटर्न है वह वन डे एग्जाम है, अर्थात सिर्फ एक दिन का एग्जाम होना है, वन डे। 4 ऑप्शन वाले सवाल आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, और यदि आप उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने लिए पोस्ट सुनिश्चित कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी पोस्ट कहलाती है, बहुत बड़ी बात। रीजन ये होता है कि जैसे पीएससी वगैरह है, आईएएस वगैरह है, तो प्रोसेस लंबी होती है, प्रक्रिया लंबी है। पहले प्रीलिम्स के लिए, फिर मेंस के लिए, और फिर इंटरव्यू के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पर ये वन डे है। कई बार विद्यार्थी प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाते पर मेंस में नहीं कर पाते, कई विद्यार्थी मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो ये चीजें हो जाती। इसमें सीधा सीधा आपको एक मिल जाएगा कि साहब इतने इतने क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव प्रकार की जो प्रकृति होती है वैसे वाले क्वेश्चन है, वो बस आपको बनाना है ना। द नेक्स्ट वन आ जाते हैं, आयु सीमा मध्य प्रदेश के संदर्भ में 40 और 45 दी गई है साहब जी। 40 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यदि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जिन जिन लाभार्थियों को एज में छूट अन्य परीक्षाओं में दी जाती है उन सभी के लिए 45 है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे महिला अभ्यर्थी हो, चाहे अनुसूचित जाति के, जनजाति के, दिव्यांग इत्यादि वगैरह हो साहब। तो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए छूट दी गई, तो 45 तक की एज है ना। द नेक्स्ट वन आ जाते हैं, पैटर्न क्या है इसका, वन डे है, प्लस इसका जो सिलेबस है उस पर अभी अपन बाद में बात करेंगे। पहले कुछ पॉइंट्स और भी बताना चाहेंगे, नेगेटिव वाले पॉइंट्स भी हैं इसमें हैं जो कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। एग्जाम के फॉर्म भरे जाने हैं, लगभग 5 या 6 अगस्त से भरे जाएंगे। 25 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपको दी हुई है। ठीक, पोस्टों की संख्या अभी 13 है, लेकिन हो सकता है बढ़ जाए, तो यह भी संभव है। एग्जाम भी बहुत पास में है, मात्र आपको 2 महीने या उससे भी कुछ दिन कम का समय आपको मिलने वाला है, तो इस बात को समझ लिए। 25 सितंबर 2022 को इसका एग्जाम होने वाला है। एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी पोस्ट कहलाती है ये। नंबर ऑफ वैकेंसीज भले ही कम हो सकती हैं, परंतु मेरा सजेशन है कि जो भी विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल हो उन्हें ये जरूर भरना चाहिए। यदि उनकी योग्यता के संदर्भ में हम बात करें, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में, तो पीजी मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, और पीजी में भी परसेंटेज कितने मांगे हैं, 55% न्यूनतम होने चाहिए। तो ये चीजें वहां पर आपको दी गई हैं। द नेक्स्ट वन आ जाते हैं, अब इसके पहले कि हम इसके अन्य पॉजिटिव पॉइंट, सिलेबस वगैरह पर डिस्कशन करें, दो चीजों को कुछ विद्यार्थियों को लेकर एक इसमें कहीं ना कहीं चुनौतियां हो सकती हैं, शंकाएं हो सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि विद्यार्थियों का हो सकता है कि इसमें जो एज कैलकुलेशन मांगा गया है, एज 40 मांगी गई है, 40 एंड 45, बट जो एज की गणना होनी है वह होनी है 1 जनवरी 2023 से होनी है। सबसे पहला पॉइंट तो इसका ये है। पॉइंट नंबर 2, जो एजुकेशन मांगी गई है, पीजी मांगा गया है, और उसमें से भी परसेंटेज कितने हैं, मिनिमम 55 है। सभी को नहीं होगी, कुछ के लिए हो सकती है। ठीक, क्या क्या हो सकती है और उसके कुछ पक्षों पर बात करेंगे। सबसे पहली बात कीजिए, जो वैकेंसी आई हुई है काफी समय के पश्चात में आई है, 2022 की ये वैकेंसी है, 2022 के लिए वैकेंसी है। बट इसमें जो एज काउंटिंग की जा रही है वह काउंटिंग की जा रही है नेक्स्ट ईयर से, यानी एग्जाम के लिए जो नोटिफिकेशन निकला है उसके 6 महीने बाद से। तो इसके कारण क्या होगा कि अनेक विद्यार्थी एज के कारण डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अर्थात उन्हें फॉर्म ही भरने नहीं मिलेगा। कई विद्यार्थियों का तर्क हो सकता है कि सर 2022 में वैकेंसी निकली है तो 1 जनवरी 2022 से कैलकुलेट होना चाहिए एज। ठीक, लेकिन ये तो आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि साहब 2022 से दें कि 23 से दें कि कब से मांगे, एज का कैलकुलेशन कब से करें। बट फिर भी विद्यार्थियों के तर्क हो सकता है कि साहब जब 22 की वैकेंसी है तो 22 से कैलकुलेट होना चाहिए। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, कोविड के कारण लगभग 2 वर्ष बच्चों के बर्बाद हुए हैं।
2 वर्ष वैकेंसियां ना के बराबर रही या रही ही नहीं है। उन 2 साल के समय में अनेक विद्यार्थियों का जो समय चला गया, अगर इस एज को यहां से कैलकुलेट किया जाए, 40 हो चाहे वो 45, कोई सी भी कैटेगरी हो, यहां से यदि कैलकुलेट किया जाए तो ये हो सकता है कि साहब 2 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था, उल्टा 6 महीने बाद से एज को जोड़ रहे हैं। तो कई लोगों के लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है, चुनौती हो सकती है। आप शायद आयोग को पत्र लिखें, इस पर विचार किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। तो एज को लेकर ये दो तर्क होंगे, कल को हो सकता है कोई इस पर बात आगे आ भी जाए। मेरा भी मानना यही है कि 2022 यानी 1 जनवरी 2022 से ही एज कैलकुलेट की जानी चाहिए, ऐसा मेरा भी सोचना है। हालांकि मेरा व्यक्तिगत पक्ष है, क्योंकि साहब ये बात सही है कि कोविड के कारण 2 वर्ष तो वो पूरी तरह से गए हैं, पॉइंट नंबर वन। दूसरा पॉइंट ये है कि वैकेंसियां भी लंबे समय से नहीं रही हैं और भी अन्य विकल्प नहीं रहे हैं, रोजगार के अवसर नहीं रहे हैं, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर्स को लेकर के। तो कई विद्यार्थी इस चीज को लेकर कह सकते हैं कि साहब हमको रिलैक्सेशन दिया जाए। कुछ नहीं तो आप 1 जनवरी 2022 से कैलकुलेट नहीं करना चाहते, तो जिस दिन नोटिफिकेशन आपने दिया है उस दिन से ही डेट आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो भी इसमें कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि फायदे में आ जाएंगे, भले उनकी संख्या 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो। तो ये एक पक्ष हो सकता है एज के कैलकुलेशन को लेकर के, वरना कई विद्यार्थी बाहर होंगे। दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कुछ विद्यार्थियों का कि साहब अब जो एज दी है तो दी है, वो तो आयोग का विशेषाधिकार है। बात बिल्कुल सही है, आयोग का विशेषाधिकार है कि 1 जनवरी 2023 से काउंट करें, चाहे तो 1 जनवरी 2024 से, 2050 से भी काउंट किया जा सकता है फिर तो। बात सही है, लेकिन समय परिस्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए कि साहब उनके पास आगे बढ़ने के अवसर रहें, खासकर ऐसे क्रिटिकल टाइम पर। उन विद्यार्थियों के पास में ये होना चाहिए कि साहब एग्जाम तो हमको देने को मिले कम से कम, भले ही आगे जो भी हो जैसा भी हो साहब जी। तो एक ये पक्ष हो सकता है उनका कहीं ना कहीं, है ना। तो एक एज वाला क्राइटेरिया है। दूसरा, पीजी मांगा गया है साहब। पीजी में 55%, पीजी किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्पेशली किसी सब्जेक्ट में होना चाहिए, किसी भी विषय से आपका पीजी हो सकता है। उसमें ध्यान देने वाली बात है कि 55% न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। प्रायः डीसी लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, यानी कि जो इस वेतनमान के होते हैं, 5400 ग्रेड के हैं, ठीक, उनमें भी कोई ऐसा न्यूनतम प्रतिशत वाली बात नहीं होती। तो विद्यार्थी इस चीज को लेकर भी कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है रिजर्व कैटेगरी के लिए। जो भी रिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनको यूजीसी की जो परीक्षा होती है, यूजीसी नेट जैसा जो भी एग्जाम होता है, यानी हायर एजुकेशन को लेकर होता है, जिसमें नेट जेआरएफ वगैरह होते हैं, उसमें भी रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स क्वालिफाई होते हैं। जनरल के लिए वहां पर भी 55 ही होते हैं, ये बात सही है। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 5 अंकों की छूट होती है साहब। यहाँ पर ये छूट नहीं दी गई है नोटिफिकेशन में, मुझे नहीं मिला, कहीं हो सकता मैं मिस हो गया हूँ, मैं ना देख पाया हूँ, ऐसा भी हो सकता है। बट मुझे कहीं मिला नहीं इतने आसानी से। हालांकि मैंने नोटिफिकेशन पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक 2 बार देख लिया, तो शायद नजर ना पड़ पाई हो। तो यदि 55 ही है तो रिजर्व कैटेगरी के लिए, जैसा कि यूजीसी की गाइडलाइन है या यूजीसी जो मानदंड रखता है, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स के लिए भी रखता है, नेट की परीक्षाओं के लिए भी रखे जाते हैं जो भी मानदंड, उनमें जो प्रावधान होने चाहिए वो यही है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 50%। कुछ विद्यार्थी इसमें ये भी तर्क दे सकते हैं कि साहब जब आप अपना अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले रहे हैं, उसका क्वेश्चन पेपर अलग ही आना है और वहीं से फाइनल मेरिट लिस्ट बननी है, तो ये 55%, 50% का क्या औचित्य रह जाता है। तो ये बात भी हो सकती है। कुछ विद्यार्थी हो सकता है ये कहें कि साहब इतने कम तो मांग रहे हैं, 55 भी नहीं है तो फिर क्या, क्या परसेंटेज के माध्यम से किसी यूनिवर्सिटी या किसी के कॉलेज स्कूल इत्यादि परसेंटेज के माध्यम से वैकेंसियों की यहाँ पर भर्ती हो रही है, पॉइंट वन, ये चीज देख लीजिए। दूसरी बात, हमारे देश में जो यूनिवर्सिटीज का ढांचा रहा है और है वर्तमान में, किसी किसी यूनिवर्सिटीज में रेगुलर विद्यार्थियों के आप देखेंगे, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज में पता चला 70-80% बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं। कहीं पर आप देखेंगे कि प्राइवेट से भरे हुए विद्यार्थी जो फॉर्म होते हैं, नंबर नहीं मिल पा रहे साहब जी, तो पता चला 85% बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका अंतर आता है। और रही बात दोनों में डिफरेंस की, तो 50% हो चाहे 80% हो चाहे 90% हो,
यूनिवर्सिटी लेवल इत्यादि वगैरह पर जब पूरा एक यूनिफाइड एग्जाम नहीं हो रहा तो इन प्रतिशत का कोई औचित्य उतना नहीं रह जाता। 10th का समझ में आता है, 12th का समझ में आता है, एक ओवरऑल लेवल पर जो है वो भी। तो कई लोग तर्क दे सकते हैं कि सर हमको इसका लाभ प्रदान किया जाए, बाकी आयोग के ऊपर वाली बात है, वो तो देखेंगे। पर खैर, ये जो चीजें हैं कुछ लोगों के लिए एक क्रिएट हो सकती हैं। कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो बहुत मामूली सी बात है, इसमें क्या है, 55 मांगा है, 55 लाने चाहिए। पीजी में 55% नहीं ला पा रहे तो क्या करोगे जिंदगी में? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में कई ऐसे फेलियर विद्यार्थी भी रहे हैं जिनके 12th भी कंप्लीट नहीं हुआ है और दुनिया में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। ठीक, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे इत्यादि वगैरह हो, तो ये कोई आधार नहीं होता, कभी भी नहीं रहा है। खैर, अब इसके बाद में हम आ जाते साहब इसके पॉजिटिव्स को लेकर के, प्लस पॉइंट। पहली बात, बिल्कुल साफ शब्दों में, बहुत ही अच्छा पद है, बहुत ही शानदार पोस्ट है साहब की। अर्थात अगर आप यहाँ पर चयनित हो जाते हैं तो मान के चलिए कि आप डीसी लेवल पर पहुंच चुके हैं, एंट्रेंस आपका वहां पर है। ग्रेड पे वाली बात मैंने आपको बता ही दी। बहुत ही अच्छा पद मैं इसको कहता हूँ, इसीलिए विद्यार्थियों को मैं हमेशा समझाता रहा हूँ साहब। ठीक, द नेक्स्ट वन आ जाते हैं कि इसका जो सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न है, वो बहुत ही अच्छा है। वनडे एग्जाम है, अर्थात कई लोगों को डिस्क्रिप्टिव जो मेंस होता है उसको लेकर चुनौती हो सकती है। होता है कई बार साहब कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वनडे में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये। ठीक, सभी के लिए है। नेगेटिव उसमें यही कह सकते हैं कि हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसी काफी कम है, 13 पद है। जिसको सेलेक्ट होना उसके लिए एक ही पोस्ट काफी है। जो मेहनती विद्यार्थी हैं और जो चयन लेने वाले, उनको एक ही पोस्ट चाहिए और वो उसको उठाएंगे। तो सभी का एक अपना अपना मानदंड हो सकता है, एक देखने का तरीका हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब जो इसका एग्जाम पैटर्न है उसको भी समझ लीजिए। पैटर्न में आपको जो दिया हुआ है, 3 घंटे का पेपर होने वाला है साहब जी। इसमें 2 खंड दिए हैं आपको, ए और बी, आ और बा। सिलेबस में भी ऐसा दिया, और उसके पश्चात में 3rd नंबर पे आएगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू होना है 50 अंक का। पार्ट ए जो है 150 अंकों का होने वाला है। पार्ट बी जो है वो 300 का है। इसके सिलेबस में कुल 5 यूनिट्स दी गई हैं, जबकि इसके में 10 यूनिट्स दी गई हैं। और इस प्रकार से ओवरऑल जब आप जोड़ेंगे तो 500 मार्क्स पर आउट ऑफ से यहां से अंकों की गणना की जाने वाली है। अब जो भी विद्यार्थी हैं उनका ये तो मान के चलो, जिन्होंने पीएससी को लेकर प्रिपरेशन की हुई है, 150 अंक का तो उनका है ही, क्योंकि जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में एमपी वाला पार्ट है वही एज इट इज दिया हुआ है, वही है एज इट इज। इंडिया वाला जो पार्ट है उसको हटा दिया है, तो पार्ट ए प्रिपेयर है। अर्थात जिन्होंने एमपीपीएससी की ऑलरेडी तैयारी की हुई है, कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, वो यहां तैयार करेंगे तो उनका ये भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक, तो 10 यूनिट प्रीलिम्स में होती है, उनमें से 5 तो आपको एज इट इज यहाँ पर मिल जाने वाली है। पॉइंट नंबर 1, ये आपके लिए लाभदायक होगा कुछ विद्यार्थियों के लिए जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, है ना। द नेक्स्ट वन, ये जो 300 का दिया हुआ है आपको, इसमें 10 यूनिट दी हुई हैं। 10 यूनिट में भी यदि आप गौर करेंगे तो जो आप इंडिया का जीएस पढ़ते हैं, ये एमपी का जीएस हो गया, जो आप इंडिया का जीएस वाला सेक्शन पढ़ते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। हालांकि इसके अंक अधिक हैं, इसके अंक कम है ये कह सकते हैं, बट इसके जो अंक अधिक हैं वो भी आपसे परिचित है, आप उससे परिचित हैं क्योंकि आपने ओवरऑल तैयारी की हुई है, आप ऑलरेडी उस लाइन पर हैं ही, प्रिपेयर है। हाँ, कुछ जो यूनिट्स को लेकर हैं, चाहे शैक्षणिक योग्यता वाली बात रही हो कि टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, शोध के बारे में बात करें, तो वो थोड़ी सा हटके हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए, नेट वगैरह के लिए, सेट वगैरह के लिए जो भी विद्यार्थी तैयार करते हैं, तो वहां पर शिक्षण अभियोग्यता, योग्यता वगैरह जो भी है वो तो पढ़ते ही है साहब। तो ये चीजें हैं। इसका बैच भी आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा। इसके पूर्व में जब वैकेंसी आई थी तो अपने यहाँ से विद्यार्थी सेलेक्ट भी हो चुके हैं साहब इन पदों पर, बड़े अच्छे अच्छे स्थानों पर हैं बच्चे, तो वो आप देख सकते हैं। अब बात हम कर लेते हैं पार्ट ए और पार्ट बी की। ये होगा वनडे वाला, और सीधा फिर क्या है आपका इंटरव्यू। ये अपने आप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी करके कहलाता है, ऐसा मेरा मानना है साहब, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट वन, पार्ट ए में क्या दिया है, तो 5 यूनिट, जैसा कि आपको बताया। 5 यूनिट में पहली यूनिट कहलाती है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, एज इट इज एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आपको ये मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो पीडीएफ है, इसके कुल 2 पीडीएफ हैं जो कि आए हुए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं।
तो पहली यूनिट में ये दिया है, दूसरी वाली यूनिट में मध्य प्रदेश का भूगोल है, तीसरी यूनिट में मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र है, चौथे में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं हैं, यानी एमपी करंट, इंटरनेशनल इत्यादि वगैरह करंट है। पांचवें में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। एज इट इज सिलेबस जो आपका प्रीलिम्स का कहलाता है, कुल 10 यूनिट कहलाती है, उनमें से 5 तो आपको यहाँ मिल ही गई। यानी कि जो प्रीलिम्स में है 10 यूनिटों में से यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 4, 6, 8 और लगभग 9th नंबर की जो यूनिट एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में, वो आपको यहाँ पर दी हुई है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ी सा मैच कर सकते हैं। इसके पश्चात में पार्ट बी पर आ जाइए। ये एक चैलेंज होने वाला है कई विद्यार्थियों के लिए, इसको समझिए थोड़ी सा। ठीक, ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, और मैं पहले ही कह चुका हूँ इसका बैच मिलेगा आपको। इवन प्रयास ये करेंगे, हालांकि समय कम है, बट इसके कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, बट वो प्रयास है, शायद कर पाए और शायद ना भी कर पाए। पहले स्टार्टिंग में आपको ये बात बता देता, देखते हैं, क्योंकि समय काफी कम है। एग्जाम डेट क्या दी हुई है आपको? 25 सितंबर एग्जाम डेट आपको दी हुई है। 2 महीने में भी एक दिन तो निकल गया, एक दिन और मान लीजिए ना, 2 दिन कम मिल रहे हैं आपको। इतने कम समय में आपको पढ़ना भी है, और बहुत ही डायनामिक सिलेबस दिया है, खासकर पार्ट बी में। तो इस चीज को समझिए। पार्ट बी के बारे में बात करते हैं, उसको थोड़ी सा डिकोड करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यूनिट 1 उच्च शिक्षा करके दिया हुआ है आपको। उसके अंदर क्या क्या दिया है उसको गौर करिए। उच्च शिक्षा का ढांचा एवं प्रकार, निम्नांकित का प्रशासनिक ढांचा जो नीचे दिए, फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट यानी यूजीसी का, नैक के बारे में दिया है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, राष्ट्रीय प्राध्यापक शिक्षा परिषद, बार काउंसिल के बारे में दिया, फार्मेसी नर्सिंग काउंसिल, आईसीएआर दिया, वेटनरी काउंसिल और आयुष के बारे में। ये कहीं ना कहीं आप वर्तमान के सिलेबस में भी पढ़ते हैं, और उतना वर्तमान के सिलेबस में नहीं पढ़ते जितना एमपीपीएससी मेंस 2019 के सिलेबस में आप पढ़ के आए हैं। वहां पर जहां तक मुझे याद है कि ये शिक्षा वाला जो सेक्शन था, लगभग ये वहां पर 60 to 80% दिया हुआ था। अर्थात वे विद्यार्थी जिन्होंने 2019 तक का मेंस एमपीपीएससी का दिया हुआ है, उनको इससे काफी एडवांटेज मिलने वाला है। बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं, उनके ढांचा इत्यादि वहां पर दिया हुआ था, उससे तो कम ही यहाँ पर है। ठीक, तो ये आपका पहली यूनिट तैयार यहाँ से हो जाएगी। द नेक्स्ट वन, और ये जो टॉपिक है कोई इतने टफ टॉपिक भी नहीं है, आराम से इनको तैयार किया जा सकता है। इसके आगे जो आपको दिया हुआ है इसी यूनिट में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं दिया है, यानी अंकटाड, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब पढ़ते रहते हैं आप, मिला है आपको साहब जी। तो यानी कि पार्ट बी में भी जो आप पूर्व में पढ़ चुके हैं या जीएस में तैयारी करते वही तो दिया हुआ है। और भी आगे देखें, रूसा के बारे में दिया हुआ है, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, ये करके दिया हुआ है। कहीं ना कहीं आप इसको करंट अफेयर्स के साथ में भी पढ़ते हैं और इनसे परिचित हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं। यदि पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो। यूनिट 2 पर आ जाइए। सामान्य प्रशासन यहाँ पर आया है, किस किस का? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, संगठन एवं कार्य, प्रीलिम्स में भी पढ़ते हो, मेंस में भी पढ़ते हो साहब। उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण की अवधारणा, ये पबेड वाले टॉपिक्स हैं, ये मेंस में आप पढ़ते हैं एमपीपीएससी में। नागरिक एवं प्रशासन, जन सहभागिता सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पढ़ा हुआ है आपका, या आप पढ़ेंगे एमपीपीएससी मेंस वगैरह में, प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं। आचार संहिता पढ़ते हैं आप, पेपर 4 में पढ़ते हैं एमपीपीएससी में, एथिक्स वाले में। शिकायत निवारण अधिकारी पढ़ते हैं आप, ओम्बड्समैन, लोकपाल, सीएम हेल्पलाइन परिचित हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010, ये भी आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है। यूनिट 2 आपकी प्रिपेयर हो चुकी है यहाँ पर, और अपन इसके डिटेल में बात करेंगे बाद के वीडियो में। अभी एक मॉडल पर, एक ओवरव्यू के तौर पर उस पर बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 पर शैक्षणिक प्रशासन, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षा जो अधिनियम कहलाता हमारा 1973 का, वो उसके बाद उसमें जो भी संशोधन आए हैं उनके बारे में दिया हुआ है साहब जी। विश्वविद्यालय, उनकी मान्यताओं इत्यादि के संदर्भ में, नियुक्तियां और उस पर होने वाली रिसर्च यानी शोध के बारे में दिया हुआ है। तो ये यूनिट है, इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ये टफ कहलाएगा अपने आप में, देख लेंगे। यूनिट नंबर 4 पर आ जाइए। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा का प्रशासन। ठीक, तो इसमें भी जो यूनिट नंबर 1 पर कुछ पॉइंट दिए हैं और 2 पर जो दिए हैं वो रिपीटेड हो रहे हैं साहब। फॉर एग्जाम्पल, यूजीसी ऊपर भी पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऊपर भी है। वहां पर जो आया हुआ तो उसका ढांचा और प्रकार में आया हुआ था, जबकि यहाँ पर इसका प्रशासन दिया हुआ है, ये अंतर है। अर्थात पढ़ना आपको टॉपिक वही है, पूरा पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है, देख लेंगे। आगे फिर दिया यूनाइटेड नेशंस,
इनका प्रशासन के बारे में दिया है। साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, इनका एडमिनिस्ट्रेशन इस वाली यूनिट में नंबर 4 में पूछा गया है। सेम ऐसे आईसीआर दिया है आपको, काउंसिल एंड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, आईसीआर करके दिया है, पढ़ते हैं आप पहले ही। मेंस 2019 तक में पढ़ा, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेंगे, जीएस वाले पार्ट में आप पढ़ते ही हैं, यानी ये भी तैयार है आपका। यूनिट नंबर 5 पर आ जाइए, विश्वविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था, यूनिट नंबर 5। पदाधिकारी उनकी भूमिका, उत्तरदायित्व और कार्य करके दिया है। अन्य समितियां जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर बनती हैं उनके बारे में, कार्य परिषद हो, विद्या परिषद हो, उसके बारे में दिया हुआ है। विश्वविद्यालय अध्ययन मंडल परीक्षा समिति क्या होती, कैसे क्या कार्य होते हैं, वो पढ़ना पड़ेगा। इसको ढूंढकर अपन तैयार कर लेंगे, पढ़ लेंगे। यूनिट नंबर ये वाली जो है 5 थोड़ी सी ऑड हो सकती है, हाँ जीएस वगैरह में डायरेक्टली आपको ऐसा पढ़ने नहीं मिला, पर ढूंढकर अपन उसको तैयार करेंगे। यूनिट नंबर 6 पर बात कर लें, वित्तीय प्रबंधन। ठीक, वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा, यानी कि आप इकोनॉमी बजट मैनेजमेंट को लेकर पढ़ते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट को लेकर पढ़ते हैं साहब। बजट दिया हुआ, उसका निर्माण, उसका एग्जीक्यूशन, ठीक है, आईएएस पीएससी वगैरह की तैयारी के दौरान पढ़ते हैं। लोक ऋण, ठीक, पब्लिक लोन्स के बारे में, डेब्ट के बारे में, अनुदान के बारे में दिया है, ऑडिटिंग के बारे में दिया है, वार्षिक प्रतिवेदन, यानी कहीं ना कहीं कैग वगैरह उससे संबंधित, ऑडिटिंग से संबंधित है। लोक लेखा समिति आप कई बार पढ़ चुके हैं साहब, वो दिया है। स्वावित्त पोषित जो भी संस्थान है तथा उनका महत्व या स्वामित्व का महत्व दिया है, एनजीओ वगैरह हम देखेंगे। मध्य प्रदेश भंडार क्रय निगम नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015, ये ढूंढकर आपको तैयार करना पड़ेगा। प्रयास करेंगे नोट्स आपको मिल जाए, खासकर इन टफ टॉपिक्स का। तो ये आपकी यूनिट नंबर 6 तैयार हो गई, इससे भी आप परिचित हैं। यूनिट नंबर 7, शिक्षण एवं शोध, ये कहलाता है टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च के बारे में। ठीक, ये खासकर वही पढ़ते हैं जिन्होंने संविदा जैसे एग्जाम दिए हों, यूजीसी का एग्जाम वगैरह दिया हो, नेट वगैरह दिया हो, सेट दिया हो, तो प्राय वहां पढ़ते हैं। कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता साथी, है ना, तैयार किया जा सकता है। शिक्षण अभिक्षमता क्या है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, सामग्री उपकरण क्या होते हैं, मूल्यांकन क्या होता है, शोध का क्या मतलब है, तो ये चीजें आप पूर्व में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, या जिन्होंने पीएचडी की होगी तो उनको यहाँ पर ये पढ़ने मिला होगा साहब जी। तो वही चीजें हैं, अपने पास तो पीएचडी वाले विद्यार्थियों के लिए भी बैच रहता है, तो उनको पढ़ाते ही हैं साहब। तो इसीलिए कहा कि एक बैच बनाएंगे इस चीज को लेकर, और काफी अच्छा बैच आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट में जाते हैं, इन सभी यूनिटों पर वीडियोस वगैरह बाद में देने का प्रयास करेंगे और डिटेल में समझाएंगे कि टॉपिक्स वगैरह क्या कैसे प्रिपेयर किए जाएं। यूनिट नंबर 8, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर फोकस है पूरी तरह से, जीएस में ही पढ़ते हैं अपन, मेंस को लेकर पढ़ते हैं, पूरा पूरा उसी पर ही है ये, तैयार करेंगे। यूनिट नंबर 9 पर आ जाइए, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा और नियामक आयोग। इसमें प्रायः जो आयोग आपको दिए हैं, शुरुआत के 2 आयोगों से आप कम परिचित होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, इससे कम परिचित होंगे। दूसरा वाला दिया मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, इससे कम परिचित होंगे। ठीक, लेकिन बाकी जो 4 दिए हैं, 4 5 6 जो भी दिए हैं, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, ये सभी आप पढ़ते हैं मेंस के दौरान में भी, और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी एमपी के जो होते हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं पढ़ने मिला होगा। यूनिट नंबर 9, 2 इसमें अपरिचित हैं आप, बाकी सभी से परिचित हैं। नेक्स्ट वन, यूनिट नंबर 10 पर बात करें, अध्ययन बोध। हिंदी में भी गद्यांश आएंगे, प्लस उन पर क्वेश्चन आएंगे 5 या 10 जो भी हो ऑब्जेक्टिव पद्धति के। सेम ऐसा ही पैसेज इंग्लिश में आएगा, उस पर भी क्वेश्चन होंगे। तो यही तो आपने एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सी सेट वाले सेक्शन में जो गद्यांश आप करते हैं, पद्यांश आप करते हैं, पैसेज करते हैं, वही तो है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। 50% इसमें वेरिएशन वो रख देने वाले, बस यही होगा। अगर आप गौर से देखें इन चीजों को, तो एमपीपीएससी या आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसके ओवरऑल सिलेबस में से लगभग 80%, और यदि कम भी बोलना चाहे तो 70% सिलेबस से परिचित हैं। सबसे पहला पॉइंट, थोड़ी बहुत परिचित नहीं है तो तैयार किया आराम से जा सकता है, बाकी का तो रिवीजन होना है। हाँ, ये जरूर संकटमय होगा उनके लिए कि जिन्होंने इसके पहले कभी तैयारी नहीं की और अब तैयारी में वो जूझना चाहते हैं, तो 2 महीने का समय कम पड़ जाएगा उनके लिए। इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, रेगुलर बैचेज आप हमारे यहाँ ज्वाइन करिए, जो साल भर के बैचेज होते हैं, चाहे वैकेंसी आए अथवा ना आए, ज्वाइन करिए और उसके माध्यम से तैयारी में बने रहिए। प्री कम मेंस का बैच इसलिए बताते हैं, और प्री कम मेंस वाले विद्यार्थी जो भी ये पढ़ते हैं तो उनका पूरा ये तैयार होता है, जबकि केवल प्री को फोकस करने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप की मार्केट से कोई बुक खरीद के ले आते हैं और बस उसी को रट्टा मारने घोटने में लगे रह जाते हैं, और जो कि बाद में फिर अन्य जगह काम
नहीं आ पाती है। इसलिए प्री कम मेंस की अप्रोच पर पढ़ाते हैं, तो उन विद्यार्थियों को इससे जबरदस्त लाभ होगा। किसे मालूम था कि एकदम से ये वाली वैकेंसी आ जाएगी साहब, आ गई ना आखिर। तैयारी जिनकी पहले से है उनको अधिक लाभ मिलेगा। इवन जिन्होंने पहले पढ़ा भी है बट रिदम छूट गई है, लय छूट गई है, तो उनको भी लय में आने में एक समस्या होने वाली है साहब। जितने जल्दी वो अपनी लय पकड़ लें उतना ही बेहतर उनके लिए होने वाला है। कहने का आशय ये है कि जो प्री कम मेंस वाले बैच के बच्चे होते हैं, ये उनके लिए ही लाभदायक है, क्योंकि जो पार्ट बी में बता रहे हैं आपको, वो मैक्सिमम सेक्शन कहाँ पढ़ते हैं, आप एमपीपीएससी मेंस में पढ़ते हो। इसलिए तैयारी कभी भी क्या करें, प्री कम मेंस की करें साहब जी। ठीक, जो चीजें फिर भी छूटी हैं, बैच मिलेंगे आपको, आप संपर्क करिएगा। एमपीपीएससी प्री कम मेंस वाला बैच भी है अपने पास में, आईएएस को लेकर 2023 को लेकर भी बैच है अपने पास में, और इस एग्जाम को लेकर भी आपको बैच मिल जाएगा, तो संपर्क आप कर सकते हैं। और नोट्स वगैरह वाली बात जो, वो तो पहले ही बता चुका हूँ कि नोट्स आपको मिल जाएंगे, चाहे एमपीपीएससी के चाहिए हो, मेंस के चाहिए हो, चाहे इसके चाहिए हो। प्रयास करेंगे इसका भी जल्दी उपलब्ध कराने का। समय हालांकि कम मिला, तो ये जो समय कम मिला ना, ये बार बार क्यों कह रहा हूं मैं, रिदम में बने रहने का लाभ अलग ही है। जो पूर्व से तैयारी करते चले आ रहे हैं लगातार, बीच में कोई ब्रेक नहीं दिया उन्होंने, भले एग्जाम नहीं आया कोई सा भी, और उन्होंने अपनी तैयारी बंद नहीं की, निरंतरता बनाए रखी, वो लाभ में आने वाले हैं। जबकि जिन्होंने जो ब्रेक दे दिया कि बोले साहब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल का ब्रेक, उनको थोड़ी कठिनाई होगी साहब। असंभव वाला कि कुछ भी नहीं है, किया जा सकता है। अच्छी बात आप में से कई विद्यार्थियों के लिए ये है, 19 जून तक तो कम से कम रिदम में रहे हैं, उसका लाभ तो मिलेगा साहब आपको। और उसमें से भी यदि प्री कम मेंस प्रिपेयर किया था आपने, अच्छे स्तर पे पढ़ा था, बहुत डिटेल्ड लेवल पे पढ़ा था, ठीक, काफी डिटेल के लेवल पर हम लोग पढ़ाते, उस तरह से पढ़ा था, तो निश्चित रूप से इस पर लाभ आपको मिलने वाला है। इसे ही मैं कहता हूं कि वैकेंसी नोटिफिकेशन आने के पहले से तैयारी करिए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आता है उसके बाद जो तैयारी में घुसते हैं, तो वो उस नोटिफिकेशन के लिए नहीं होते, बल्कि उसके बाद वाले की तैयारी कर रहे होते। यही मैंने कहा था। समझिए, थोड़ी सा जागरूक रहिए उस चीज को लेकर। तैयारी निरंतरता मांगती है। सारी सफलताओं का जो सार है वह निरंतरता और मेहनत ही है, ना कि इंटेलिजेंस, मेमोरी, याददाश्त इत्यादि वगैरह चीजें। आगे बढ़ जाते हैं, तो यहां पर आपको इससे लाभ मिलने वाला है। बचा जो 30% सेक्शन, मान लीजिए 2 महीने में आराम से तैयार किया जा सकता है। इस वैकेंसी को एक अवसर के रूप में लीजिए। ठीक, चुनौतियां बहुत सारी बताई जा सकती हैं, नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, इतना कम समय, इतनी कम पोस्टें, ये कोई बिल्कुल भी वैलिड पॉइंट्स हैं ही नहीं, क्योंकि ये सभी के लिए है कि इतना कम समय और इतनी कम पोस्टें। जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन उठाना है, एक पोस्ट पर्याप्त है। अभी भी आप चाहें तो वो सिलेक्शन उठा सकते हैं। आप चाहें तो संपर्क में रहें, हमारे यहाँ के बैचेस में रहें, ज्वाइन करें। और जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, भले ही वो पीएससी प्री कम मेंस वाले बैच के हों या स्पेशल मेंस वाले बैच के भी विद्यार्थी क्यों ना हो, उन सभी को हम अलग से समय निकालकर इस मामले में हेल्प करेंगे, उनको पढ़ाएंगे साहब। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। आगे देखते हैं कितना क्या चीजें हो पाती हैं साहब, तो उससे लाभान्वित हों आप, ऐसा मेरा आपको बताने का उद्देश्य था। एक अच्छी वैकेंसी, एक अच्छा अवसर है इस खाली टाइम में, खासकर जब आपके सामने प्रीलिम्स भी नहीं है एमपीपीएससी का, आईएएस भी बहुत दूर है अभी। आपके पास में एज यदि है और यदि आप इसकी योग्यता रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसको भर दीजिए। बिल्कुल हल्के में मत लेना इस वैकेंसी को, बहुत ही शानदार पोस्ट है साहब जी। पीएससी का जो अगला प्री है वो जनवरी फरवरी में जा रहा है, आईएएस का एग्जाम अगले साल मई जून में जा रहा है साहब। पर्याप्त समय है आपके पास में, तो भर सकते हैं। इवन आईएएस का मेंस भी आपके पास में यदि है, तो आप इसको जरूर भर दीजिएगा, देने जाइएगा, ऐसा मेरा सजेशन है, क्योंकि उस दौरान आप काफी टच में रहेंगे। कुछ चीजें बस आपको प्रिपेयर करनी है इसमें। इसमें जो भी कंटेंट होगा शुरुआत में आपको हिंदी मीडियम में ही मिल पाएगा, अभी इंग्लिश में नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, कुछ समय के बाद में उसको देखेंगे साहब। बट हिंदी में शायद मिल जाएगा आपको, इंग्लिश में अभी बिल्कुल नहीं कह रहे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। एक अच्छा अवसर है, मौका बहुत अच्छा है, वनडे एग्जाम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस बात को ध्यान रखिए। बिल्कुल फॉर्म भर के दिन रात से इस पर लग जाइए, और इस पर लगने का मतलब ही है कि आप पीएससी ऑलरेडी अपना लेकर चल ही रहे हैं, लगे हाथ उसको दे दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो शायद एक पोस्ट वहां पर सुनिश्चित हो जाए, कैरियर के इस मुकाम पर एक इतनी अच्छी पोस्ट आपको मिल जाए, यही आपके लिए शुरुआती दौर में सर्वश्रेष्ठ होगा। बहुत ही भाग्य से ऐसी वैकेंसियां आती हैं, बहुत ही कम विद्यार्थियों को देने का अवसर ऐसा मिलता है, आप उसको फोकस कर सकते हैं। ठीक, इससे संबंधित जो भी अगले वीडियोस वगैरह होंगे
मिलते हैं उन पर, और वहाँ इस पर डिटेल में थोड़ी-सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे और जो भी मार्गदर्शन होगा ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास करेंगे। मेरा तो सजेशन यही है, बैच जॉइन कीजिए, सिंपल सी बात है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। उसे जॉइन करिए, नोट्स जो आपको प्रोवाइड कर रहा है उससे पढ़िए, उसके अलावा इधर-उधर बिल्कुल भटकने की ज़रूरत नहीं है और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। कम से कम मेहनत में, स्मार्ट वे में पढ़िए, टेक्निकल वे में पढ़िए, जो तरीके हम लोग बताते हैं, वैसे पढ़िए और सिलेक्शन पाइए और आगे बढ़ जाइए साथी। वर्षों लंबा समय आपको खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है साहब। एक अच्छा, एक सटीक मार्गदर्शन विद्यार्थियों को हम लोग देने का प्रयास करते हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चाहे पीएससी वाला बैच हो, प्री-कम मेंस वाला हो, चाहे स्पेशल मेंस का हो, चाहे ये वाला बैच हो। तो जॉइन करिए, लग के मेहनत करेंगे, बड़ी ईमानदारी से करेंगे और निश्चित रूप से पोस्ट उठाएँगे। थैंक यू। जय हिंद।